Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia। भाई चैप्टर नंबर 9 को हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 को हम कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे और आप में से जो बच्चे फर्स्ट टाइम लेक्चर को व्यू कर रहे हैं तो भाई चैप्टर नंबर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 करवा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 4 करवा चुका हूँ, 5 करवा चुका हूँ। और जो परमुटेशन कम्बिनेशन या 7 है या बायनोमियल इंडक्शन वाला है, ट्रिगोनोमेट्री वाला है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट करवा रहूंगा। मगर अगर किसी बच्चे को जल्दी वो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो मैंने पुरानी बुक के अंदर वो चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हुए हैं, तो आप वहां से भी फॉलो अप कर सकते हैं क्योंकि नई किताब के अंदर मेजॉरिटी क्वेश्चंस पुरानी बुक वाले ही हैं। तो अगर आप चाहें तो आप उन क्वेश्चंस को वहां से भी देख सकते हैं। मैंने पुरानी बुक के अंदर बायनोमियल थ्योरम, इंडक्शन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन वगैरह वो सब कंप्लीट करवाया हुआ है। तो आप लोग अगर चाहें, जो बच्चे मुझसे प्रेशराइज कर रहे हैं, मुझसे बार बार कह रहे हैं कि सर उनके लेक्चर्स भी डिजाइन करें, तो भाई आप उसको वहां से भी व्यू आउट कर सकते हैं और जैसे जैसे फिर मैं मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं उन चैप्टर्स को भी न्यू बुक के हिसाब से कंप्लीट करवाता रहूंगा। तो एक चीज तो मैंने यहाँ पे बयान करनी थी। दूसरे नंबर के ऊपर भाई एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमसे कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल एक्सरसाइज नंबर 9.1 की तरह का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले इनइक्वालिटीज गिवन है, आपको सबसे पहले क्या गिवन है, इनइक्वालिटीज गिवन है। हम यहां से क्या करेंगे, अपने सबसे पहले पॉइंट्स निकाल लेंगे इनइक्वालिटीज से। हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो देखो भाई, हमें चूंकि यहाँ से इनइक्वालिटीज से अपना फिजिबल रीजन बनाना है। फिजिबल रीजन के मायने क्या होते हैं, इन इनइक्वालिटीज के ऊपर जो ग्राफ हमारे पास मोस्ट सुटेबल फॉर्म के ऊपर फॉर्म हो रहा होगा, हमें उसको फॉर्म करना है। तो भाई देखो, हमारे पास आप पूरे क्वेश्चन को एक दफा दोबारा उतारेंगे। मेरे पास चूंकि टाइम की और वक्त और जगह की दोनों की कमी है तो मैं इसको इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने पहली वाली इनइक्वालिटी को इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, दूसरी वाली को इक्वेशन नंबर 2 कह दिया और तीसरी वाली को आपने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है मेरा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2x माइनस का 3y और लेसर देन इक्वल टू 8। सबसे पहले आपने इनइक्वालिटी को एज इट इज लिख दिया। देखो, कभी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करवा रहे होते हैं तो सॉल्व करवाने के लिए हम इस कंडीशन को कंसीडर करते हैं कि हम इस इनइक्वालिटी को इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x माइनस का 3y इक्वल टू 8, ताकि हम यहां से x और y की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकें, फाइंड कर सकें। अब x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे फॉर x इंटरसेप्ट। क्या ले लेंगे मेरा बेटा, फॉर x इंटरसेप्ट। बिल्कुल एक्सरसाइज नंबर 9.1 के अंदर आपको मेजर कॉन्सेप्ट में दे चुका हूं, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी ये चैप्टर सॉल्व हो रहा होगा। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर जाएंगे तो एक्स इंटरसेप्ट के मायने क्या होते हैं भाई, एक्स इंटरसेप्ट होता है वाई की वैल्यू को जीरो पुट करवाना। एक्स इंटरसेप्ट के मायने क्या होते हैं, वाई की वैल्यू को जीरो पुट करवाना। तो इस इक्वेशन में अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, क्योंकि जब y की वैल्यू जीरो होगी तो y खत्म हो गया। तो क्या बन गया, 2x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 4 जार 8। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर। इसी तरीके से इसी इक्वेशन के ऊपर आपने ले लेना है y इंटरसेप्ट, ताकि हम y की वैल्यू की तरफ से निकाल सकें। क्या लिख लेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट। मेरा बेटा y इंटरसेप्ट के अंदर हमेशा x की वैल्यू जीरो पुट की जाती है। y इंटरसेप्ट के मायने क्या होते हैं, वो पॉइंट जहां पे x की वैल्यू जीरो हो। लास्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। x इंटरसेप्ट कहते हैं एक ऐसा पॉइंट x एक्सिस के ऊपर जहां पे y की वैल्यू हमेशा क्या हो, जीरो हो। एक ऐसा पॉइंट x एक्सिस के ऊपर जहां पे हमेशा y की वैल्यू जीरो, उसको x इंटरसेप्ट कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट y एक्सिस के ऊपर जहां पे x की वैल्यू हमेशा जीरो हो, उसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। दैट्स द वेरी बेसिक थिंग मेरे प्यारे शागिर्दों। तो अब देखो, y इंटरसेप्ट के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी y की, ये आ जाएगी, जब x की वैल्यू हमने जीरो पुट करवा दी तो माइनस का 3y इक्वल टू 8। तो आपके पास y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आपके पास नेगेटिव का 3 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 8 डिवाइडेड बाई 3। क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू नेगेटिव का 8 डिवाइडेड बाई 3। कैलकुलेटर में 8 डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू अपने पास अलग से निकाल के रख लीजिए ताकि ग्राफ प्लॉट करते हुए आसानी हो। तो 8 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, 2.6 होता है। ये अलग से आपने हल्का सा लिख लेना अपने पास, है ना भाई। अच्छा, आगे चलेंगे भैया। अच्छा, आपने सारा काम नेक्स्ट लाइन से करना होगा। मैं आपको आमने सामने करके इसलिए दिखा रहा हूं कि मेरा बेटा जगह की कमी है। देखो, ये बातें कोई और टीचर नहीं बताएगा, ये वही टीचर बताएगा जो खुद या तो पढ़ाता रहा है या फिर जिसको पता है कि भाई बोर्ड में 100 और 100 नंबर कैसे लेकर आने हैं। द पॉइंट इज डेट कि यार अक्सर टीचर सिर्फ वो कॉन्सेप्ट देके पेल के चले जाएंगे। अगर आपके पास ग्राफ का एक क्वेश्चन आ रहा है, खुदारा आपने प्रॉपरली काम करना है। ग्राफ के क्वेश्चन को कोशिश अव्वल तो आपकी होनी चाहिए उसको अटेम्प्ट ना करें। अव्वल तो कोशिश क्या होनी चाहिए, ग्राफ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। अगर कोई चॉइस नहीं बची तो ग्राफ को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि ग्राफ के पेपर को लाजमी अच्छे तरीके से स्टेपल किया करें। अच्छा, एक चीज जो हमेशा बच्चों को कहता हूं कि मेरा बेटा घर से अपना स्टेपलर लेकर जाओ। भाई अल्लाह मियां ने जितना भी आपको जैसा भी बनाया है,
मुतवस्सित तबके से भी बनाया तो कोई मसले की बात नहीं है भाई, सारे इंसान मुतवस्सित तबके से भी होते हैं, जरूरी नहीं कोई लैंड क्रूजर वाला ही बंदा हो। और ये मुतवस्सित तबके वाला जो बच्चा होता है यही आगे ज्यादा तरक्की करते हैं, क्योंकि उसको मालूम होता है कि भाई इसके बाप ने कितनी मेहनत करी है, इसकी अम्मा ने कितनी मेहनत करी है इसके लिए। तो भाई कहने का मकसद ये है कि खुदारा पेपर के अंदर जो है ना, आपको बहुत दफा बहुत से सेंटर्स के अंदर धागा मिलता है कि धागे से पेपर को सीलो। तो इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि आफ्टर आपका जैसे ही आपका टाइम एंड होगा ना, पेपर छीन लिया जाएगा, आपने पेपर लगाया होगा नहीं लगाया होगा। तो काइंडली अपने साथ एक स्टेपलर खरीद लो, स्टेपलर 200-250 रुपए का मिलेगा। अपने पास एक बड़ा पाउच रखिएगा, बड़ा पाउच, हमेशा मैं बच्चों को कहता हूँ बड़ा पाउच, वो घर में खवातीन अगर हो ना तो उनके पास एक मेकअप करने वाला पाउच होता है, उस तरह का पाउच रखो, उसके अंदर 2 से 3 एस्पिरिन के पेन रखो, अपने इंक पेन। अच्छा, एक बच्चे बड़ी फनकारी करते हैं सर, वो बॉल पेन से पेपर अटेम्प्ट कर लें। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि देखो प्यारे शागिर्दों, मना तो नहीं है बॉल पेन, मगर तुम्हारे अब्बा का वलीमा थोड़ी चल रहा है कि तुम बॉल पेन अप्लाई करोगे। देखो अगर मैं एक टीचर हूं ना, मेरे पास अगर बॉल पेन वाला पेपर आएगा, मेरी कोशिश होगी उसका नंबर काटे जाए, क्योंकि इंटरमीडिएट के हाई लेवल स्कूल के ऊपर बॉल पेन अलाउ नहीं होता। अब यूनिवर्सिटी आपने कह दिया है, बोर्ड ऑफिस ने, कि बॉल पेन अलाउ है, बट मैं हमेशा कहूंगी देखो अगर गलती कहीं कर रहे हो तो उसको मिटाने की नीड तो पड़ेगी ना। और कोशिश ये करनी है कि आपने पेपर में रिमूवर या वाइटो कम से कम यूज करना है, जहां गलती करो उसको पेंसिल से जो है ना मार्क करके कट कर दिया करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे पेज के ऊपर रिमूवर का यूज करके आते हैं, तो आपका जो पेपर होता है वो आफ्टर 2 to 4 मंथ्स चेकिंग के प्रोसेस में आता है। और आफ्टर 2 to 4 मंथ्स वो जो रिमूवर होता है ना, वो बैक साइड के पेज की चीजें भी मिटाना स्टार्ट कर देता है। देखो ये छोटी छोटी बातें बहुत से टीचर्स नहीं बताएंगे, अगेन मैं बच्चों को कहता हूँ कि यार देखो मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत से बच्चे अच्छे कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन बच्चों के लिए मैं खास तौर पे बातें बताता हूँ कि यार देखो प्यारे शागिर्दों, आप भी अच्छे नंबर ले सकते हो, बस आपने मेरी चंद बातों को फॉलो अप करना है। तो अपना स्टेपलर लाजमी लेके जाओ। मैं ग्राफ के क्वेश्चन को हमेशा इसलिए मना करता हूँ क्योंकि ग्राफ पेपर उठाने में, फिर बनाने में, स्केचिंग करने में टाइम वेस्ट होता है। कोशिश करो कि यार आपकी बाकी सारी एक्सरसाइजेस पक्की हो तो आप उनसे सारे क्वेश्चन अपने निकाल लो। मैंने अभी रिसेंटली इंशाल्लाह वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि फर्स्ट ईयर मैथ्स का जो मॉडल पेपर आया, आपने किस पैटर्न के ऊपर उसको फॉलो करना है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारे एमसीक्यू रिलेटेड लेक्चर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि मेरे प्यारे शागिर्दों, आपने ग्राफ वाला चैप्टर नंबर 9 हो गया, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ग्राफ की एक्सरसाइज है, ग्राफ पेपर ग्राफ डिजाइन करने के लिए आ जाता है। आपने कोशिश ये करनी है उसको लास्ट तक अटेम्प्ट ना करो, कोशिश ये करो कि भी उसके अलावा कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, क्योंकि ग्राफ पेपर उठाने में फनकारियां भी अलग होती हैं। फिर एक्सेस को भी मेंशन करना है, मैंने सारी बातें 9.1 में आपको सिखाई थी, किस तरीके से एक्सेस मेंशन होता है, किस तरीके से ग्राफ पेपर में आपने एक्सेस को डिफाइन करना है, सो ऑन। बहुत सारे टीचर्स आपको बातें नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देके चले जाएंगे। भाई कॉन्सेप्ट के साथ ये बेसिक बातें समझाना भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टेपलर लेकर जाओ, ताकि अगर ग्राफ पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ट्रिगोनोमेट्री से ग्राफ कॉन्सेप्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप उसको अटैच कर सको। और हमेशा जब बी कॉपी लो तो खुद से अपना स्टेपलर होगा तो आप आराम से अटैच कर लोगे। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि मेरा बेटा एक बी कॉपी मत लो, 10 बी कॉपियां लो, किसी का बाप तुम्हें मना नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे टैक्स के पैसों की है। तुम जो बिजली पानी रोटी जो भी आप खाते हो ना मेरा बेटा, उसमें गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो भाई जो आप बोर्ड के पेपर दे रहे हो टैक्स के पैसों के हैं। मैं हमेशा इसके अंदर अपनी मिसाल देता हूँ कि यार मैंने अपने मैथ्स के जमाने के अंदर इंटरमीडिएट के कोई 4 बी कॉपियां ली होंगी, फिजिक्स के अंदर मुझे आज भी याद है मैंने 7 या 8 बी कॉपियां ली थी। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट थिंग। भाई अपना स्टेपलर लेके जाओ, आराम से खुद बी कॉपी को अटैच करो, कोई मसले की बात नहीं है, आराम से करो। द पॉइंट इज डेट कि यार आपको करने का तरीका आना चाहिए। आपने गुचड़ मुचड़ करके नहीं करना, आपने सफाई सुथराई से काम करना है। देखो मैथ्स के पेपर में जितनी सफाई से काम करोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आपने आप गाने लेकर आ जाओ सफाई सुथराई के अंदर, तो ऐसा भी नहीं होता, आपने तरीके से काम करना है। हर नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करते होते हैं। देखो ये बात आपको नहीं मालूम होगी, चलो मैं बता देता हूं कि अगर आपका एक क्वेश्चन एक पेज के आधे पेज पे भी एंड हो रहा है ना, तो कोशिश करनी है कि भाई उस आधे पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो सफाई सुथराई से। आपको कोई मना नहीं करेगा, ये टीचर्स प्रेफर करते हैं। अगर आप किसी ढंग के गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर से बात पूछो, प्रेफर करते हैं कि भाई आप सफाई सुथराई से काम करो, हर नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इधर इट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश इस्लामियात पीएचडी जो भी है, हर एक में काम फॉलो करना है। देखो ये छोटी छोटी बातें, इससे अच्छे नंबर आएंगे, इससे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होंगी। सही है ना भाई? तो वापस आ जाओ, आपकी जो दूसरी इक्वेशन है उसके ऊपर मूव करेंगे। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसको आप लिख दीजिए यहाँ पे कि भाई हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या आ रही है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ रही है 3x प्लस का 2y लेसर देन इक्वल टू 10। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है बेटा? इसको सिंप्लीफाई करने का तरीकेकार अगेन इन इक्वालिटी को सबसे पहले इक्वल टू के साइन पे कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3x प्लस का 2y इक्वल टू 10 का 10 एज इट इज। अब चूंकि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के पैटर्न पे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर x इंटरसेप्ट। बेटा x इंटरसेप्ट के मायने क्या होते हैं? x इंटरसेप्ट के मायने होते हैं पुटिंग y is equal to 0, putting y is equal to 0 in the above equation, putting y is equal to 0 in the above equation।
तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये इक्वेशन बन जाएगी 3x इक्वल टू 10। तो आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ जाएगी। x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ जाएगी। और 10 डिवाइडेड बाई 3 के मायने क्या हो जाएंगे, 3 3 9, 3.3 के समथिंग का आंसर होगा। कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लीजिए, 10 डिवाइडेड बाई 3 किसके बराबर होगा, तकरीबन 3.33 के बराबर होगा। तो इसको छोटा सा अपने पास लिख लो ताकि ग्राफ बनाने में आपको बार बार डिस्टर्बेंस ना हो। इसी तरीके से अब हम लोग जाएंगे y इंटरसेप्ट के ऊपर, क्या लिखेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट का माने क्या होते हैं, y इंटरसेप्ट के मायने ये होते हैं कि इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को जीरो पुट करके y की वैल्यू जो फाइंड की जाए उसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। कि भाई इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को जीरो पुट करके जो y की वैल्यू निकाली जाए उसको क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट कहते हैं। तो अब जल्दी से देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। क्या वैल्यू आएगी मेरा बेटा, x वाली वैल्यू अगर जीरो कर दी जाए तो प्लस का 2y इक्वल टू 10, प्लस का 2y इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 5 10। तो आपके पास सिंपल तरीके से यहां से एक पॉइंट क्या आ जाएगा, यहां से जो पॉइंट आ रहा होगा उसको भी तरीके से लिख देते हैं। अच्छा भाई, यहां तक का काम सब लोगों ने कर लिया, किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात? तो अब आप जल्दी से अपने पॉइंट्स भी डिफाइन कर दो। मैंने पॉइंट्स यहां पे डिफाइन नहीं करे साथ साथ, तो हम जल्दी से कर सकते हैं कि भाई जब हम लोगों ने x इंटरसेप्ट की इक्वेशन निकाली थी तो y की वैल्यू 0 रखी थी, x की वैल्यू 4 आई थी। तो हमारे पास एक पॉइंट क्या आ गया, 4,0। ये 4,0 हमारे पास कैसे आ रहा है इस इक्वेशन का पॉइंट, जब देखो x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आई थी, 4। तो पहला पॉइंट मिल गया। फिर y इंटरसेप्ट के अंदर जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव का 8 डिवाइडेड बाई 3। तो एक पॉइंट यहाँ पे क्या मौजूद है, 0 कॉमा नेगेटिव का 8 डिवाइडेड बाई 3। एक पॉइंट यहाँ पर ये आ गया। और ये ऑल दो पॉइंट्स आपने साथ साथ बनाने होते हैं, बट मैंने साथ साथ नहीं बनाए थे, तो हम साथ साथ आपने हमेशा करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथ साथ बना लेंगे भाई, पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारे पास क्या पॉइंट आ रहा होगा, जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या मिली, 10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये पॉइंट क्या बन गया, 10 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 0। एक पॉइंट ये आ गया। इसी तरीके से हमारे पास जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 5 के बराबर। तो एक पॉइंट क्या आ गया, 0,5 के बराबर। अब हमने फाइनली सारे पॉइंट्स को निकाल लिया। अब फाइनली क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के ऊपर जाएंगे। अब ग्राफ बनाने के ऊपर जाना है भाई, ग्राफ बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। कैसे बनाते हैं ग्राफ, सबसे पहले आपने फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा भाई, आपको ग्राफ पेपर इस तरीके से दे दिया जाएगा, सही है ना भाई। सबसे पहले अपनी स्केलिंग देखते हैं। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई थी, देखो ग्राफ को, अगर आप ग्राफ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, फिर आपने ऐसा नहीं करना कि आपको 10 में से या 5 में से 2 नंबर मिले। अगर ग्राफ का क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे कि 5 में से 2 नंबर मिलने, तो लानत का मुकाम है। आप पे भी लानत का मुकाम है, आपके असतज़ा के ऊपर भी लानत का मुकाम है जिसने आपको गलत ग्राफ पेपर बनाना सिखाया। देखो ग्राफ का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9, अक्सर बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 पढ़ा दें। क्यों नहीं पढ़ा रहा था मैं, उसके पीछे लॉजिक है। जब मैंने बोला चैप्टर नंबर 5 पहले कंप्लीट किया जाए, क्योंकि भाई देखो ग्राफ का कॉन्सेप्ट सिर्फ मैं कहता हूं ऑप्शनल के ऊपर रखो। ग्राफ पेपर को क्योंकि हर एक संभाल नहीं सकता, ग्राफ के अंदर लवाजमात बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, हमेशा अपने पॉइंट्स को देखना है। आपके पॉइंट्स क्या हैं, अगर तो आपके पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो याद रखो कि आपने ग्राफ के अंदर स्केल ऐसा लेना है कि 75% आपका ग्राफ पेपर कंप्लीट होना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं भाई, देखो अक्सर बच्चे जो है ना इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे, इधर 1 ले लिया, इधर 2 ले लिया, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, 5। ये ग्राफ सिर्फ खाली इतना सा बन जाएगा उनका। पेपर के अंदर ग्राफ पेपर आपको यूं करके कट हो जाएगा। क्यों कट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी आप ग्राफ अटेम्प्ट करोगे, चाहे आज इंटर में अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे कल को यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाओगे, मुझे दुआएं दोगे, मुझे दुआएं दोगे मेरा बेटा कि मैंने चीज सिखा दी आपको किसी ढंग के आदमी ने। क्योंकि ग्राफ पेपर बनाने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि 75% आपका ग्राफ के अंदर, आपका ग्राफ पेपर जो है ना ऑक्युपाई होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इतना छोटा सा ग्राफ पेपर बना देंगे, इतना छोटा सा ग्राफ के ऊपर ग्राफ पेपर डिजाइन कर देंगे। उससे फायदा क्या होगा, एग्जामिनर को नजर ही नहीं आएगा। भाई एग्जामिनर तुम्हारी फुप्पी का रिश्तेदार नहीं है कि वो दूरबीन लगा के देखेगा तुमने क्या बनाया है। उसको साफ सुथरा बड़ा बड़ा काम चाहिए, सही है ना भाई। तो हमेशा ग्राफ जो होता है वो बड़े लेवल के ऊपर स्केल पे बनाया जाता है, अपने अपने पॉइंट्स को देखते हुए आप डिजाइन करते हो, ना कि आप इतना बड़ा बना दो कि वो बाहर निकल जाए। इतना बड़ा भी नहीं बनाना। आइए देखते हैं कैसे देखेंगे। सबसे पहले आप अपने पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स क्या गिवन है। देखो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट जो गिवन है 0 कॉमा नेगेटिव का 8/3, यानी कि नेगेटिव का 2.6 गिवन है, यानी कि 2 पॉइंट से छोटा पॉइंट है। एक 4,0 गिवन है। एक मुझे यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है, इधर गिवन है 3.3,0 और इधर 0,5। यानी कि मेरे पास जो हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है वो 5 आ रहा है और लोएस्ट पॉइंट तकरीबन 0 होगा। तो मुझे इस तरीके से स्केलिंग करनी होगी कि हाईएस्ट के अंदर यानी कि 5 बहुत एक्सट्रीम के ऊपर जा रहा है और छोटा 0 के ऊपर जा रहा हो, तो मैं बड़े डब्बे सेलेक्ट कर लूंगा। लेट्स सपोज मैंने एक डब्बा ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इनफ है। इसी तरीके से यहां पे कर लेंगे 1 2 3 4 5, सही है ना भैया। इसी तरीके से यहां पे कर लेंगे 1 2 3 4 5।
इसी तरीके से यहाँ पे कर लेंगे 1 2 3 4 और इधर कहीं नीचे हमारे पास 5 होगा। सही है ना? हमारे पास मेरे पास चूंकि बेटा ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो मैंने इस तरीके से आपको करके दिखा दिया। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको डिजाइन अप कर लेंगे। ओके, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। आपने सिंपल तरीके से अपने ग्राफ के पॉइंट को डिजाइन कर देना है। भाई ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव का एक्स एक्सिस होता है, वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर थिंग। ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव का वाई एक्सिस होता है, हमें ये भी तमाम बच्चों को मालूम होगा। ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव का एक्स एक्सिस होता है। भाई चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 में सारी बातें सिखाई हुई है, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि पहली वीडियो इस एक्सरसाइज की कहीं भूल ना गए, उनको रिवाइज करवाने की दोबारा सारी बातें बता रहा हूँ। याद रखिएगा, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5। इधर होगा नेगेटिव का 1, इधर होगा नेगेटिव का 2, इधर होगा नेगेटिव का 3, इधर होगा नेगेटिव का 4, इधर हो गया नेगेटिव का 5। अच्छा, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। इधर आ गया अगेन हमारे पास नेगेटिव का 1, इधर आ गया नेगेटिव का 2, इधर आ गया नेगेटिव का 3, इधर आ गया नेगेटिव का 4, इधर आ गया नेगेटिव का 5। इधर आ गया पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3, पॉजिटिव का 4 और पॉजिटिव का 5। तो आपने सबसे पहले ग्राफ पेपर को डिजाइन अप कर लिया। अब देखो आपके पास पहली वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास पहली वाली, इस पहली वाली इक्वेशन के दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक है 4,0 और एक है 0, का 8/3। एक पॉइंट क्या आ रहा है, 4,0। भाई 4,0 का मतलब क्या है, देखो 4,0 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर 4 है और वाई एक्सिस के ऊपर 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा होगा। इस पॉइंट को यहाँ पे छोटा सा मैं लिख भी देता हूँ, 4,0 वाला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 0, नेगेटिव का 8/3 का मतलब क्या है, नेगेटिव का 2.6, यानी कि 0, नेगेटिव का 2.6 है। 0, नेगेटिव के 2.6 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस के ऊपर नेगेटिव का 2.6 जाना है। तो वाई एक्सिस के नेगेटिव के 2.6 का मतलब क्या है कि नेगेटिव के वाई एक्सिस के ऊपर आप जाओगे, तो नेगेटिव के वाई एक्सिस के ऊपर 2.6 कहां पर होगा, लेट्स सपोज देखो नेगेटिव का 2 ये रहा, नेगेटिव का 3 ये रहा, इसके दरमियान में 2.5 होगा, तो एग्जैक्टली 2.6 इधर के बन रहा होगा। तो इस पॉइंट का नाम क्या है, 0, नेगेटिव का 2.6 या नेगेटिव का 8/3। ये आ गया हमारे पास ये पॉइंट। आप अब चाहो तो इस लाइन को पहले ड्रॉ कर लीजिए। लाइन आपके पास, हमारे पास एक लाइन फाइनली फॉर्म हो गई। ये हमारे पास क्या फॉर्म हो गई, ये हमारे पास एक लाइन हमारी फॉर्म हो गई। हमेशा लाइन एक्सटेंड करके बनाई जाती है, छोटी लाइनें कभी नहीं ड्रॉ की जाती है। हमारे पास पहली एक लाइन आ गई। ओके, इसी तरीके से आगे मूव करते हैं। अब देखो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है अगला 10/3, 10/3 का मतलब क्या है, 10/3 कैलकुलेटर पे निकाल लिया 3.3 होता है, यानी कि 3.3, प्लस का 3.3, है। तो आइए इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कहां पे बन रहा होगा। देखो भाई, पॉजिटिव का एक्स है और वाई की वैल्यू 0 है, तो 3.3, का मतलब क्या है, देखो 3 ये रहा, 4 ये रहा, तो 3.3 कहां पर होगा, लगभग इधर कहीं होगा 3.3, ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा होगा, ये होगा 3.3, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 10/3, इसका नाम क्या है 10/3, इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या है, 0,5, 0,5 का मतलब क्या है कि एक्स 0 है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव का 5 है, तो वाई के पॉजिटिव 5 पे चले जाइए, ये वाला पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, ये है 0,5 वाला पॉइंट। या अब इस लाइन को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, जल्दी से इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो भैया हमारे पास ये सिंपल तरीके से ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हमारे पास आ जाएगी। इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये गलत बन गई थोड़ी सी, खैर है, कोई मसले की बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं भैया। ये हमारे पास क्या हो गई, सिंपल तरीके से ये एग्जैक्टली ये लाइन इस तरीके से फॉर्म हो गई। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या करा, इस लाइन को सिंपल तरीके से फॉर्म कर लिया। आपने क्या करा, इस लाइन को इजीली फॉर्म कर लिया। तो सबसे पहले हमने अपने इंडिविजुअल इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। अच्छा, ग्राफ के अंदर एक काम मैंने अभी तक नहीं करा, वो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस काम को कभी आपने भूलना नहीं है, वो स्केलिंग करना होता है। ग्राफ पेपर के टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर हमेशा आप स्केल लिखोगे। अब देखो चूंकि हमने छोटी वैल्यूज यहाँ पर ली हैं, यानी कि छोटी पॉइंट्स थे हमारे पास, तो हमने ग्राफ के पेपर के ऊपर एक्सटेंडेड ग्राफ बनाया है, यानी कि हमने बड़े डब्बे कंसीडर करें। आपके पास तो खैर ग्राफ पेपर के ऊपर मौजूद होगा ना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे सॉल्व करवा दूं, परेशान होने की जरूरत नहीं, इसने चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.1 में सॉल्व करवाया था। तो यहाँ पे देखो लेट सपोज मैंने दो स्मॉल बॉक्सेस कंसीडर की, तो क्या लिखूंगा, भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, स्केल को डिफाइन करना। अब देखो लेट सपोज क्योंकि हमारे यहाँ पॉइंट्स छोटे थे, तो इसका सिंपल मतलब ये कि हमने जो ग्राफ अपना बनाया है थोड़े बड़े डब्बों पे बनाया होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भैया एक्स एक्सिस के ऊपर, या एक्स और वाई दोनों को कंसीडर कर लीजिए, आप एक साथ भी लिख सकते हैं दोनों के लिए स्केल, कि एक्स एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, अब ये लिख लीजिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, two small boxes, two small boxes are equal to 1 unit, are equal to 1 unit, are equal to 1 unit। हमेशा याद रखिएगा नालायको, ग्राफ पेपर के अंदर ग्राफ को अटेम्प्ट कर रहे हो तो खुदारा स्केल डिफाइन करना जरूरी है। अगर स्केल डिफाइन नहीं करोगे, इतनी मेहनत कर ली, 5 में से 3 नंबर कट जाएंगे, 5 में से 2 नंबर कट जाएंगे स्केल के नाम के ऊपर। स्केल डिफाइन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, वापस आ जाओ।
अब देखो भाई, आपने सबसे पहले क्या कर लिया, अपनी दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ग्राफ उनका प्लॉट कर लिया। तो बारी बारी दोनों इक्वेशंस को लिख देते हैं। तो देखो पहली वाली इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का 3y लेसर देन इक्वल टू 8। पहली वाली इक्वेशन क्या है उसको जल्दी से लिख दीजिए। पहली वाली इक्वेशन ये आ गई 2x माइनस का 3y, पहली वाली इक्वेशन आ गई 2x माइनस का 3y लेसर देन इक्वल टू 8। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन आ रही है 3x प्लस 2y लेसर देन इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, दूसरी इक्वेशन आ रही है 3x प्लस का 2y, 3x प्लस का 2y लेसर देन इक्वल टू 10, लेसर देन इक्वल टू 10। तो आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर इन दोनों इक्वेशंस को लिख दिया। देखो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप सबसे ज्यादा आसान होता है। पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को एक दफा उतारना। दूसरा स्टेप क्या है कि अपने पॉइंट्स को डिफाइन करते हुए ग्राफ प्लॉट करना। सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप कहता है कि भाई अपने पॉइंट्स को फाइंड करो, जो भी इनइक्वालिटी गिवन है उसके अंदर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट करके अपने पॉइंट्स को निकालो और फिर ग्राफ को प्लॉट कर दो। अब ग्राफ प्लॉट कर दिया, अब इसके लवाजमात के ऊपर जाएंगे जो कि थर्ड स्टेप होता है हमारा। तो थर्ड स्टेप क्या कहता है हमसे, थर्ड स्टेप बड़ी सिंपल सी बात करता है। थर्ड स्टेप आपसे क्या कहता है, थर्ड स्टेप आपसे कहता है कि भैया देखो तुम्हारी पहली वाली इक्वेशन क्या है, तुम्हारी पहली वाली इक्वेशन है 2x माइनस का 3y लेसर देन इक्वल टू 8। अब हमने चेक करना है कि इस ग्राफ की फिजिबिलिटी क्या है, हमने चेक करना है कि इस ग्राफ का ओरिजिन कहां है, इस ग्राफ का एक्सिस कहां है, इस ग्राफ की फिजिबल रीजन कहां है। तो इस चीज को चेक करना थर्ड स्टेप है जो हमारे आंसर बेस्ड स्टेप भी कहलाएगा। तो भाई देखो पहली इक्वेशन क्या कहती है, 2x माइनस का 3y लेसर देन इक्वल टू 8। अब चूंकि मुझे फिजिबिलिटी चेक करनी है तो x और y दोनों की वैल्यू को जीरो प्लॉट कर दूंगा यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, देखो ये वैल्यू आ गई 0 इज लेसर देन इक्वल टू 8। ये जो भी आंसर आया चेक करके बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। कैसे चेक करोगे, आपको ओरिजिनली ये स्टेटमेंट गिवन है 2x माइनस का 3y लेसर देन इक्वल टू 8। आपने जब इसमें जीरो पुट करा तो खुद सोच के बताओ क्या जीरो 8 से छोटा होता है या बड़ा होता है। खुद सोच के बताओ, क्या जीरो क्या कह रहे हैं, जीरो इज लेसर देन इक्वल टू 8। तो बताओ जीरो क्या 8 से छोटा है कि बड़ा है, जाहिर सी बात है छोटा है। 8 बड़ा है जीरो से, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो इक्वेशन का कर्व है, इस कर्व का जो ग्राफ है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। इसका मतलब क्या है कि इस वाली इक्वेशन का जो ग्राफ है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है। तो आइए टुवर्ड्स द ओरिजिन ड्रॉ कर लेते हैं। तो भाई देखो टुवर्ड्स द ओरिजिन का मतलब क्या है, ये वाली इक्वेशन ये रही, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो ग्राफ है टुवर्ड्स द ओरिजिन फॉर्म हो रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन फॉर्म हो रहा है। ये क्या फॉर्म हो रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन फॉर्म हो रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन फॉर्म हो रहा है। हमने इसको ड्रॉ कर दिया टुवर्ड्स द ओरिजिन, कोई मसले की बात नहीं है। दूसरी वाली इक्वेशन देखते हैं। देखो दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस का 2y लेसर देन इक्वल टू 10। तो अब अगर आप यहां पे x और y दोनों की वैल्यू जीरो पुट करते हो तो मेरे प्यारे शागिर्दों उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में हो जाएगा अगेन जीरो इज लेसर देन इक्वल टू 10। अगर मैं अपनी इनइक्वालिटी के अंदर x और y की जगह पे क्या पुट करूं, जीरो, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, फिजिबिलिटी। तो आपने इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज को पुट कर देने, x और y की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे यहाँ पे, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया जीरो इज लेसर देन इक्वल टू 10। अब सोच के बताओ ये जो कंडीशन आई ये सही आई गलत आई, कैसे बताओगे, सोचो। क्या जीरो 10 से छोटा होता है या बड़ा होता है, जाहिर सी बात है सर जीरो 10 से छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, इस वाली जो इक्वेशन है, इस वाली जो इनइक्वालिटी है, इसका भी जो ग्राफ है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन फॉर्म होगा। इसका भी ग्राफ कहां फॉर्म होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की जानिब, ओरिजिन की जानिब फॉर्म होगा। इस तरीके से ओरिजिन की जानिब फॉर्म होगा। हमने ये काम तो कर दिया सबसे पहले नंबर के ऊपर। अच्छा एक चीज जो बहुत ऑब्वियस सी आपको मालूम होनी चाहिए, सर भाई ये हमारे पास सिंपल तरीके से हम लोगों ने ये वाला काम तो परफॉर्म इजीली कर दिया टुवर्ड्स द ओरिजिन। यहां तक का काम हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 में भी कर रहे थे भाई, सिंपल काम था। तो हमारे पास एक ऑब्वियस सी बात क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये रीजन और ये रीजन जो कॉमन रीजन है, तो ये हमारा आंसर बेस्ड रीजन हो सकता है। अगर हमें सिर्फ दो इक्वेशंस गिवन होती तो हम आंसर कैसे निकालते, हम कहते हैं कि भाई देखो हमारा जो कॉमन रीजन है इन दोनों इक्वेशंस में वो ऑब्वियसली यहां से ये वाला है और यहां से ये वाला है, तो ये पूरा का पूरा रीजन हमारा क्या कहलाता, कॉमन रीजन कहलाता, हमारा आंसर कहलाता। मगर यहाँ पे हमें एक तीसरी इक्वेशन भी गिवन है और इस क्वेश्चन में आपसे फिजिबल कॉर्नर के पॉइंट भी मांगे हुए हैं। तो आइए चेक करते हैं तीसरी इक्वेशन क्या है, तो आइए जरा वो भी चेक करना है भैया। अब देखो तीसरी इक्वेशन क्वेश्चन में क्या गिवन है, तीसरी इक्वेशन आपको गिवन है कि भैया x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी और y की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। इसके मायने क्या हो गए, इसके मायने क्या हुए भाई, तीसरी इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है।
देखो चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपने समझना है, अगर समझ लिया, ग्राफ बनाने का तरीका आ गया, पूरे फुल नंबर मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। और अगर ग्राफ बनाने का तरीका आ गया मगर ग्राफ पेपर पे सही ग्राफ प्लॉट नहीं कर सके, नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। या ग्राफ बनाने का तरीका नहीं आया, नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो देखो समझ जाओगे, अगर परफॉर्म कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, इजीली नंबर 100 और 100 ले सकते हो इस कॉन्सेप्ट के अंदर। देखो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि एक्स की वैल्यू सिर्फ वो कंसीडर करो जो ग्रेटर देन 0 हो, और वाई की वैल्यू वो कंसीडर करेंगे जो ग्रेटर देन 0 है। तो खुद देखो, आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कौन सी वाली होगी? सिर्फ ये वाला वो रीजन है, सिर्फ ये वाला वो रीजन है जहां पे x और y की वैल्यू कैसी होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। जाहिर सी बात है ना, इधर चले जाओगे तो नेगेटिव x हो जाएगा, इधर चले जाओगे तो इधर नेगेटिव y हो जाएगा और नेगेटिव x आपको मिल रहा होगा। इधर चले जाओगे तो पॉजिटिव तो x है मगर नेगेटिव का y है। तो ये वाले तीनों रीजन आप कंसीडर नहीं कर सकते। खाली कौन सा रीजन हमारा आंसर होगा? ये वाला रीजन हमारा आंसर होगा। ये वाला जो रीजन है हमारे पास, ये रीजन क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास सिंपल तरीके से जो हमारा शेडेड रीजन होगा, ये फिजिबल रीजन है, वो ये येलो वाला रीजन है, फिजिबल रीजन। बात समझ पा रहे मेरा प्यारा बेटा? ये जो रीजन आ रहा है ना हमारे पास, ये जो रीजन आ रहा है, ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया। कैसा रीजन आ गया भैया? फिजिबल रीजन आ गया। ये जो रीजन है हमारा, कैसा रीजन आ गया? फिजिबल रीजन आ गया। अब एग्जामिनर ने एक मासूम सी बात करी, ये मासूम सी बात, बड़ा मासूम एग्जामिनर है भाई। क्या कह रहा है? कहता है भैया ये बता दो फिजिबल कॉर्नर्स के पॉइंट क्या हैं। तो फिजिबल कॉर्नर्स के पॉइंट निकालना क्या आसान है। देखो फिजिबल कॉर्नर्स का मतलब ये होता है कि जो आपका फिजिबल रीजन आया उसके तमाम कोनों के पॉइंट्स। देखो एक हमारा जो फिजिबल रीजन का कोना है वो ये वाला है, एक कोना ये वाला है और एक कोना ये वाला है। तो हमारे पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? हमारे फिजिबल रीजन के पॉइंट होंगे। चाहो तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, आपने ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखना होगा। ग्राफ पेपर हमेशा ग्राफ पे बनता है, ग्राफ पेपर पे बनाओगे हमेशा ग्राफ को, और जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो कॉपी पे कर रहे होते हैं, आपकी बोर्ड की जो कॉपी होगी उसके ऊपर। तो फिजिबल पॉइंट्स क्या है? हेंस द फिजिबल पॉइंट्स आर, हेंस द फिजिबल पॉइंट्स आर, हेंस द फिजिबल पॉइंट्स आर, हेंस द फिजिबल पॉइंट्स आर। देखो एक पॉइंट क्या होगा हमारे पास? 0,0 होगा। क्या होगा भैया? 0,0 होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? ये वाला। देखो ये वाला पॉइंट क्या था हमारे पास? ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है? 10/3,0 का। ये कौन सा पॉइंट है? 10/3,0 का पॉइंट आ गया। और तीसरा ये वाला पॉइंट क्या है? 0,5। तो हमारे फिजिबल कॉर्नर्स कौन से हैं? ये तीनों हमारे फिजिबल कॉर्नर्स आ रहे हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो लोग कहते हैं कि चैप्टर नंबर 9 मुश्किल है, मुझे बताओ ना क्या मुश्किल है इसके अंदर। अगर आपका कोई दोस्त कहता है कि मुश्किल है, सबसे पहले रख के उसको चमाड़ मारो मुंह पे, और फिर चैनल का और वीडियो का लिंक शेयर कर दो। भैया आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, मुझे तो बाखुदा इससे कुछ भी नहीं मिल रहा। द पॉइंट इज डेट कि मैं चाहता हूं कि वो बच्चा जो किसी अच्छे कोचिंग सेंटर को अफोर्ड नहीं कर सकता, जो किसी मशहूर कोचिंग यूट्यूब क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले यूट्यूब वाले माफिया माशाल्लाह से अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करने के 150 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए ले रहे होते हैं। तो भाई कहने का मकसद क्या है? आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि भाई आप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हो। तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह एप्टीट्यूड के भी डाले हैं। भाई आप आईबी की तैयारी करना चाहते हो, आप नस की तैयारी करना चाहते हो, फास्ट की तैयारी करना चाहते हो, एनईटी की तैयारी करना चाहते हो, आप मेरे चैनल के ऊपर जाओ, ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट देखो, बीकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट देखो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वही लेक्चर्स कोई भी आपको जो कोचिंग सेंटर वाले 50,000 रुपए में दे रहे होंगे, मैंने उन कोचिंग सेंटर से पढ़ाया है, मैं आज भी पढ़ाता आ रहा हूँ कोचिंग सेंटर से। जाहिर सी बात है पढ़ाना पड़ता है जब आपको खर्चे अपने चलाने हैं। बट द पॉइंट इज डेट कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी सब चीजें अपलोड करी हुई है, तो ये आप लोगों के लिए भाई। तो आपने सदका जारिया समझते हुए वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के कोचिंग के ग्रुप में लाजमी शेयर करना है। देखो कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। मेजॉरिटी टीचर्स तो इस टॉपिक को पढ़ाते नहीं है, भी मेजॉरिटी टीचर्स तो इस चैप्टर को पढ़ाते ही नहीं है। वो कहते हैं कि मुश्किल कॉन्सेप्ट है बेटा, ग्राफ छोड़ देना। अबे ग्राफ क्यों छोड़ देना? ग्राफ छोड़ने का बच्चे को बताओ, मगर साथ में टॉपिक भी कंप्लीट करवाओ। तो देखो टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट करवा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना मजे का आ रहा है। अच्छा पार्ट नंबर 2 आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि भैया देखो एक क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन आपका। पार्ट नंबर 2 मैं नहीं करवाऊंगा, पार्ट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, वो मैं करवा देता हूँ मेरे प्यारे शागिर्दों। सर भाई पार्ट नंबर 3 मैं करवा देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, बट इट इज अ क्वाइट इजी क्वेश्चन। तो पार्ट नंबर 3 आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अलग कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट तरह के आपके पास यहाँ पे इनइक्वालिटीज के सिंबल आ रहे हैं, सही है ना भैया? तो पार्ट नंबर 3 क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है तो उसको आप इजीली कर सकेंगे, इतना मुश्किल नहीं है वो। पार्ट नंबर 2 रिलेटिवली ज्यादा मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए मैं उसको सॉल्व करवा देता हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। अगेन हमें वही
वही सब चीजें फाइंड करनी है। हमें सबसे पहले इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करना है, देन उसके बाद हमें फिजिबल रीजन को डिफाइन करना है, देन कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करना है। देखो भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर अच्छे बच्चे ने क्या काम करना है, अपने क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज लिखना है। पहली वाली इनइक्वालिटी को इक्वेशन नंबर 1 कहना है, दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर 2 कहना है, तीसरे वाले को इक्वेशन नंबर 3 कहना है। क्योंकि मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर ये काम करके आपको शो कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है। पहला स्टेप ही हमारा क्या होता है, पहला स्टेप हमारा होता है पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड करना, इनइक्वालिटीज के ऊपर पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करना। हमारे पास सिंपल तरीके से पहली इनइक्वालिटी क्या आ रही है, ये आ रही है माइनस का 5x प्लस का 4y, माइनस का 5x प्लस का 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो यहां से हमने सिंपल तरीके से अपने पॉइंट्स को चूंकि फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के सिंबल को इक्वल टू से रिप्लेस करवा देते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर इस इनइक्वालिटी के सिंबल को इक्वल टू से क्या करेंगे, रिप्लेस करवा देंगे। अब पॉइंट की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर, तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट, सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वाई की वैल्यू को जीरो पुट करवाना। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ही क्या है, वाई की वैल्यू को जीरो पुट करवाना। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू को जीरो पुट करवाता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये बन जाएगा माइनस का 5x इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 5। तो हमारे पास x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी नेगेटिव के 2 के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव के 2 के बराबर। तो हमारे पास यहां से पॉइंट क्या आ गया, देखो y की वैल्यू जीरो रखने के ऊपर x की वैल्यू आ गई नेगेटिव का 2। क्या आ गई, x की वैल्यू नेगेटिव का 2। तो एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 2,0, माइनस का 2,0। अब दूसरा पॉइंट जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे भैया, जल्दी से दूसरे वाले पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इधर मैं छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, सही है ना भाई। अब क्या कर लेते हैं, अगला पॉइंट फाइंड कर लेते हैं वाई इंटरसेप्ट के ऊपर। अब की बारी में पॉइंट किसके ऊपर फाइंड करेंगे, फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट। अब की बारी में पॉइंट को फाइंड कर लेंगे वाई इंटरसेप्ट के ऊपर। पहला स्टेप सबसे आसान है कि भाई इन इक्वालिटीज को इक्वेशन नंबर 1 2 3 का नाम देके पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड करना एक्स और वाई इंटरसेप्ट के ऊपर। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू को जीरो प्लॉट कर देना। एक्स की वैल्यू अगर जीरो पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा सिंपल 4y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4। तो 10 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 2 5 10 एंड 2 2 4। तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आ गई। y की वैल्यू किसके बराबर आ गई मेरा बेटा, 5 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आ गई। तो पॉइंट क्या मिल गया मुझे यहाँ पे, ये मिल गया 0,5 डिवाइडेड बाय 2। पॉइंट किसके बराबर आ गया, 0,5 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आ गया। यहां से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 या इक्वालिटी नंबर 1 के पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम तरीके कार के ऊपर काम करना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई हमारे मुल्क के। आपको अब ये टॉपिक हलवा लगना चाहिए। मैं लास्ट में पूछूंगा भाई आसान है कि आसान नहीं है, सही है ना भैया, जो फेमस डायलॉग है हमारा। अब देखो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे चले जाएंगे। तो क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन नंबर 2। आपने नेक्स्ट लाइन से काम करना है, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास जगह कम है, तो मैं आमने सामने करके आपको शो कर रहा हूं। आपने हमेशा नेक्स्ट लाइन से काम करना है, क्यों, क्योंकि आपके अब्बा के टेक्स्ट के पैसों की बोर्ड की कॉपी होगी, सही है ना भैया। इक्वेशन नंबर 2, तो देखो इक्वेशन नंबर 2 हमसे क्या कह रही है, ये कहता है 2x प्लस का y लेसर देन इक्वल टू 8। तो हमारे पास सिंपल तरीके से इनइक्वालिटी के सिंबल को रिमूव कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 8। सबसे पहले करेंगे एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर, तो क्या लिखूंगा, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ही क्या होता है, y की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवाना। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, y की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवाना। तो भैया क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, ये बन जाएगी भैया 2x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, जो कि क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 2 4 8। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के। तो यहां से पॉइंट क्या मिल गया हमें, y की वैल्यू जब जीरो रखी तो x की वैल्यू क्या मिली, 4। तो पॉइंट क्या आ गया, 4,0। पॉइंट क्या आ गया, 4,0। इसी तरीके से y इंटरसेप्ट के ऊपर चले जाएंगे। तो क्या लिखूंगा मेरा बेटा यहाँ पे, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। तो भैया y इंटरसेप्ट क्या कहता है, x की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवाना। y इंटरसेप्ट क्या कहता है, x की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवाना। तो इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवा देंगे, तो भैया क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 8। डायरेक्टली ये आंसर आ गया y का, क्योंकि देखो जब x की वैल्यू को जीरो पुट करा तो y की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई, 8 के बराबर। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट क्या आ गया, 0,8। पॉइंट क्या आ गया, 0,8। तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा क्या होता है, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारा स्टेप ये होता है कि अपनी इक्वेशन के अंदर से, अपने इनइक्वालिटीज के अंदर से पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड कर लेना।
पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड कर लेना हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। बात समझ पा रहे हैं भैया आप लोग? सिंपल तरीके से, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। आपने सबसे पहले अपनी इनइक्वालिटीज को इक्वल टू के साइन पे रिप्लेस करवाना है और अपने पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। ये सबसे बुनियादी स्टेप है हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद हम जाते हैं ग्राफ को प्लॉट करवाने के ऊपर। अब देखो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कैसे करवाएंगे, मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ पेपर वाला मॉड्यूल यहाँ पे लेकर आ गया ताकि स्क्रीन आपको ग्राफ पेपर वाली बिल्कुल दिखे और आपको लिए रियल लाइफ एग्जांपल हो। तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर मसला ये होता है कि भाई रियल लाइफ एग्जांपल समझ में नहीं आती ना। अब देखो बिल्कुल ग्राफ पेपर वाली फीलिंग आएगी हमें। तो आइए भाई जल्दी से यहाँ पे हमने अपना ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अच्छा उससे भी पहले अपने पॉइंट्स देख लेता हूँ, मेरे पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा पॉइंट्स आपको बताएंगे कि आपका ग्राफ छोटे लेवल पे बनेगा, उसका स्केल या स्केल उसका कैसा होगा। स्केलिंग जो होगी ना वो आपको पॉइंट डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है -2,0 यानी कि 2 है। फिर 0,5/2, 5/2 का मतलब है तकरीबन 2.5 हो गया। 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखो 4 है मगर यहाँ पे क्या है 8 है। यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास 8 लास्ट पॉइंट आ रहा है और एक्स एक्सिस के ऊपर जो लास्ट पॉइंट आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो यानी कि हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि हम क्या कहते हैं, हम वाई एक्सिस के ऊपर एक स्मॉल यूनिट ले लेते हैं। हम वाई एक्सिस के ऊपर स्मॉल यूनिट ले लेते हैं ताकि हमें ऊपर जाना है, ज्यादा ऊपर तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमें थोड़ा सा और बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो ग्राफ से हमें इस तरीके से चीजें पता चल रही होती हैं सर, हमें ग्राफ थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि 8 तक हमें जाना है। देखो 8 तक अगर जाना है तो ग्राफ हमें थोड़ा सा और लेंदी करना पड़ेगा क्योंकि हमें 8 तक जाना है भैया। क्योंकि हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर देखो एक पॉइंट चूंकि 8 आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखो ग्राफ हमारे पास जो पॉइंट्स है ना उस पॉइंट में एक पॉइंट 8 है। तो मुझे पता चल गया कि यार वाई एक्सिस के ऊपर जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 8 का है और एक्स एक्सिस के ऊपर जो मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है वो सिर्फ 4 का आ रहा है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैं बड़ा बॉक्सेस ले सकता हूँ। तो एक्स एक्सिस के ऊपर देखो मैंने दो बॉक्स स्मॉल बॉक्सेस को 1 के बराबर कंसीडर करा है। तो 1 2 3 4 और 5 सही है ना, ताकि हमारा बड़ा ग्राफ बने थोड़ा। अगर मैं एक एक बॉक्स ही ले लेता एक्स एक्सिस के ऊपर तो ग्राफ छोटा बनता, 75% ऑफ द ग्राफ पेपर कवर नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, अक्सर टीचर्स को भी बात नहीं पता होती, वो नहीं बताते अपने शागिर्दों को, इसीलिए डायरेक्टली मना कर देते हैं ग्राफ का क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो। भाई क्यों ना अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करना आपको मैं लाजमी सिखाऊंगा ताकि आपको चॉइस मिल सके पेपर के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -1, -2, -3, ऑब्वियसली इधर होगा -4 एंड देन -5। और नीचे भी हमने स्मॉल 1 बॉक्स ही लेना है। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब देखो आपने स्केल अप डिफाइन करोगे। आपने सबसे पहले ग्राफ को आपने मार्जिन ड्रॉ कर ली, आपने स्केलिंग अप कर देनी है। यहाँ पे स्केलिंग कैसे करूंगा, देखो मैं स्केल लिखूंगा ऑन एक्स एक्सिस। चूंकि यहाँ पे स्केल मैंने डिफरेंट लिया है, डिफरेंट इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास ग्राफ के ऊपर वैल्यूज डिफरेंट थी, हमारे पॉइंट्स अलग अलग थे। सही है ना, ऐसा सिमिलर पॉइंट्स तरह के नहीं थे। वाई एक्सिस के ऊपर हमने 1 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट के बराबर कंसीडर कर रहे हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर 2 स्मॉल बॉक्सेस। तो एक्स एक्सिस के लिए मैं क्या लिखूंगा, on x-axis two small boxes equal to 1 unit। on x-axis two small boxes is equal to 1 unit। और y-axis के लिए क्या है, y-axis के लिए 1 small box is equal to 1 unit। हमने अपने स्केल को सबसे पहले डिफाइन कर देना है। आप चाहे तो तरीके से लिख सकते हैं 2 small boxes SMALL बॉक्सेस की स्पेलिंग एंड देन इक्वल टू 1 यूनिट एंड 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। y-axis स्केल डिफाइन करना जरूरी है, तो 2 नंबर कट जाएंगे मेरा बेटा। अब पॉइंट्स को ले लेते हैं भैया, अब ग्राफ को प्लॉट करने पे जाते हैं। देखो भाई पहला पॉइंट क्या है, -2,0। पहला पॉइंट क्या आ रहा है, -2,0। तो -2,0 कहां पर होगा भाई, -2,0 का मतलब क्या है, -2,0 का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपकी वैल्यू है -2,0। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, -2 और वाई एक्सिस 0 है। तो ये वो जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, -2,0 का पॉइंट आ गया। एक पॉइंट डिफाइन कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, 0,5/2। देखो 5/2 क्या होता है, कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए, 2.5 के बराबर होता है। 0,5/2 का मतलब क्या है कि देखो वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस के ऊपर 2.5 है। ओके, तो भाई 2.5 कहां पर होगा, इधर कहीं पर होगा। 2.5 क्या होगा, इधर कहीं पर होगा। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट की वैल्यू
होगी 0,5 डिवाइडेड बाई 2, इस पॉइंट की वैल्यू आ गई, इसको भी डिफाइन कर दिया। इसकी लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, इसकी लाइन को सिंपल तरीके से हम लोग ड्रॉ कर देंगे भैया, इसकी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे मेरा प्यारा बच्चा, इसकी लाइन को ड्रॉ, इसकी लाइन को हमने क्या करना है, एक्सटेंड करके हमेशा ड्रॉ की जाती है। याद रखिएगा हमेशा जो एरो होता है, इस एरो का मतलब ही क्या होता है कि हमने एक्सटेंड करनी है लाइन। ओके, हमने लाइन अपनी ड्रॉ कर दी, पहली वाली कर्व बना दिया, पहला वाले के लिए इनइक्वालिटी के लिए ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब देखो दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, 4,0, दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, उसकी पहला पॉइंट क्या आ रहा है 4,0, तो 4,0 का मतलब क्या है, देखो 4 ये रहा, 4,0 का मतलब क्या है, 4 ये रहा और y एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 0, तो ये पॉइंट ये आ रहा 4,0, 4,0, एक पॉइंट मिल गया। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका 0,8, 0,8 का मतलब क्या है कि x एक्सिस 0 है, y एक्सिस की वैल्यू क्या है 8 के बराबर, तो ये आ गया दूसरा पॉइंट। इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं भैया, इसका जल्दी से ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ये इसका ग्राफ होगा हमारे पास, ये सिंपल तरीके से इसका ग्राफ आ गया, इसको मैंने एक्सटेंड करके तरीके से बना दिया, इसको यहां से भी थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ये इसका ग्राफ आ गया। आपने जब ये काम कर दिया, आपने जब अपनी स्टेप नंबर 2 क्या होता है, अपनी ग्राफ की इक्वेशंस को प्लॉट कर देना, अपनी इक्वेशन से ग्राफ को प्लॉट कर देना। आप इनकी वैल्यूज भी लिखें, अच्छी बात है, वैल्यूज लिखना मेरा बेटा, लिखना कंपलसरी है। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 0,8। अच्छा भाई, अब आप सबसे पहले अपनी इक्वेशंस की वैल्यू लिख दीजिए कि पहली वाली हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है, माइनस का 5x प्लस का 4y लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो पहली वाली जो हमारी कर्व की वैल्यू है वो क्या है, वो ये वाली कर्व की वैल्यू थी माइनस का 5x प्लस का 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और दूसरी वाली इनइक्वालिटी हमारी क्या आ रही है, ये आ रही है हमारे पास सिंपल तरीके से 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। ये क्या आ रही है मेरा बेटा, 2x प्लस का y लेसर देन इक्वल टू 8। आपने इसको भी डिफाइन कर दिया, हमने दोनों इनइक्वालिटीज को जब डिफाइन कर दिया, अब फाइनली 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 स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 3 आपको बताएगा आपके फिजिबल पॉइंट्स या फिजिबल रीजन क्या होता है, वो स्टेप नंबर 3 पे काम करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि अपनी इनइक्वालिटीज को एक दफा तरीके से लिखो। पहली वाली इनइक्वालिटी क्या आ रही है हमारे पास, पहली वाली इनइक्वालिटी है माइनस का 5x प्लस का 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो कैसे इसको अब डिफाइन करेंगे, देखो थर्ड स्टेप क्या कहता है कि अपनी पहले इनइक्वालिटी को लिख दो, लिख दिया। अब इसके अंदर x और y के अंदर अगर मैं 0 0 पुट कर दूं, अगर मैं x और y दोनों की वैल्यू 0 कर दूं, तो इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी इनइक्वालिटी। क्या रह जाएगी, जब मैं x और y दोनों में 0 पुट कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब आप सोच के जवाब दीजिए, ये जो आंसर आया सही आया गलत आया, क्या 0 वाकई 10 से बड़ा होता है या छोटा होता है। इस सिंबल का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, जिसकी जानिब ये मुंह खुला हुआ होता है उसकी जानिब ग्रेटर देन का साइन होता है। तो क्या वाकई 0 10 से बड़ा होता है, सोच के बताइएगा, क्या 0 वाकई तौर पे 10 से बड़ा होता है, नहीं होता सर, नहीं होता। सिंपल है, सबको मालूम है 0 छोटा होता है 10 से। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और इसका मतलब क्या है कि आपका जो ग्राफ है वो अपोजिट टू द ओरिजिन बनेगा, आउटसाइड टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ग्राफ है, जो पहली वाली लाइन है, ये कैसी बनेगी, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन की बनेगी। ये कैसी बनेगी मेरा बेटा, ये बनेगी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, सॉरी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ये वाली हमारी ग्राफ की जो लाइन है, ये जो हमारी ग्राफ की लाइन है, ये ओरिजिन की जानिब ये वाली साइड होगी, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अब ओरिजिन से अपोजिट वे में, ओरिजिन से अगली तरफ, ओरिजिन से अपोजिट वे पे। ओरिजिन अगर इस तरफ है, देखो ये रहा ओरिजिन, तो ओरिजिन की टुवर्ड्स द ओरिजिन का मतलब क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो इसका मतलब टू अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इस तरीके से हमारी ये ग्राफ प्लॉट हो गया। अब दूसरी वाली इनइक्वालिटी को कंसीडर कर लेते हैं। दूसरी वाली इनइक्वालिटी हमारे पास क्या आ रही है, दूसरी वाली इनइक्वालिटी आ रही है 2x प्लस का y, 2x प्लस का y लेसर देन इक्वल टू 8। अगेन सबसे पहले इसको वेरीफाई करेंगे, आया स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए तो भैया x कॉमा y की वैल्यू अगर आप 0 0 पुट कर, यानी कि x और y की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 0 इज लेसर देन इक्वल टू 8। सोच के जवाब दीजिएगा, ये स्टेटमेंट सही है गलत है, क्या 0 वाकई 8 से छोटा होता है कि बड़ा होता है। मुझे मालूम है 0 8 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है। इसका मतलब क्या है, इस वाली लाइन का जो ग्राफ बनेगा ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन बनेगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। देखो ओरिजिन अगर ये है तो ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन बनेगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन बनेगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन बनेगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन बनेगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन बनेगा। पूरी ग्राफ की लाइन जो होगी टुवर्ड्स दी ओरिजिन है, यानी कि ओरिजिन की जानिब है। आसान तरीका पता है क्या होता है, हमेशा लाइन के सेंटर से देखो, जो ओरिजिन के करीब तरीन हिस्सा है ना, उसकी तरफ से आप
इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने भी इस ग्राफ में पहले यहाँ की तरफ बनाना स्टार्ट कर दिया था, मगर जब मैंने इस वाली बीच का हिस्सा देखा तो समझ में आ गया फौरन से कि भाई ओरिजिन किस जानिब आ रहा है। अब देखो इस लाइन के ऊपर भी आप हमेशा सेंटर पे देखो कि सेंटर से ओरिजिन कहां पर है। मुझे साफ दिख रहा है सेंटर से ओरिजिन इस तरफ है, तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन का मतलब कि इस तरफ। अगर अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होती तो इस तरफ की मार्किंग करते हैं हम लोग, सही है ना भाई। हमने एक काम कर लिया। अब अगर तो सिर्फ ये दो इनइक्वालिटीज होती और मुझसे कहा जाता आंसर बताओ फिजिबल रीजन क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कॉमन पार्ट हमारा फिजिबल रीजन होता, जो कि ये वाला पार्ट था, जो कि ये वाला पार्ट था, कॉमन पार्ट जिन दोनों में था, और जो कि ये भी पार्ट था, ये भी पार्ट था, यानी कि पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा हमारा क्या होता, आंसर होता। अगर सिर्फ ये दो इनइक्वालिटीज गिवन होती और मुझसे कहा जाता बताइए फिजिबल रीजन क्या है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा आंसर होता। मगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन और गिवन है, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है इक्वेशन नंबर 3। उसको अब यूज कर लीजिए। वो कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, या जीरो या जीरो से बड़ी हो। तीसरी कंडीशन आपको जो गिवन है वो बड़ी बेहतरीन कंडीशन है। ये क्या कह रहा है कि भैया एक्स कॉमा वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, यानी कि वही रीजन आपका सिर्फ आंसर होगा जो एक्स जहां पे जीरो से बड़ा हो, वाई जहां पे जीरो से बड़ा हो या बराबर हो। तो भैया देखो वो कौन सा रीजन है हमारा। ऑल्दो इन दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है पूरा कॉमन पार्ट है, मगर ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव का यहाँ पे एक्स होगा, सही है ना। नीचे वाले हिस्से में ऑब्वियसली नेगेटिव का वाई होगा। तो खाली वो रीजन जहां पे ये दोनों कॉमन भी हैं लाइंस, और वहां पे एक्स और वाई ग्रेटर देन जीरो भी है, वो ये बीच का रीजन होगा। वो ये कौन सा होगा, बीच का रीजन होगा, जहां पे एक्स और वाई ग्रेटर देन जीरो है। तो ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का फिजिबल रीजन आ गया। इसको आपने हाईलाइटर से मार्क कर देना है, अपने साथ कलर पेंसिल्स को लेके जाइएगा, उससे आप सिंपल तरीके से खूबसूरती के साथ हाईलाइट कर देंगे इसको, ये आपका आंसर हो गया। अब एग्जामिनर ने एक पॉइंट और बोला था, उसने कहा था कि भैया बताइए कि यहाँ पे फिजिबल कॉर्नर्स क्या है। तो फिजिबल कॉर्नर्स की वैल्यू क्या क्या होगी। भाई देखो, एक हमारे पास ये वाला कॉर्नर है, एक हमारे पास ये कॉर्नर है, एक हमारे पास ये कॉर्नर है। इन तमाम पॉइंट की वैल्यूज को हम एग्जामिनर को बता देते हैं। अब कैसे बताएं, देखो इस वाले पॉइंट की फिजिबल, हमारे जो चौथी चीज हमसे मांगी हुई वो फिजिबल कॉर्नर मांगा हुआ है, फिजिबल कॉर्नर की वैल्यूज। तो फिजिबल कॉर्नर की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, एक वैल्यू तो हमारे पास आ रही है 0,5 डिवाइडेड बाई 2, एक आंसर ये आ गया। एक फिजिबल कॉर्नर क्या है, 0,8। फिजिबल कॉर्नर का मतलब ये होता है कि फिजिबल रीजन के कोने, फिजिबल रीजन के कोने। अब देखो एक कॉर्नर हमारे पास ये है, अब इसकी वैल्यू चूंकि डायरेक्टली आपको नहीं गिवन, तो हम सिंपल प्लॉट करके निकाल लेते हैं। कैसे, कि देखो ये पॉइंट एक्स के ऊपर कहां लाई कर रहा है, ये पॉइंट एक्स के ऊपर आप अपना स्केल रखो, यहाँ पे स्केल रख के अगर चेक करो तो देखो एक्स के ऊपर ये इधर कहीं लाई कर रहा है। ये 1 है और ये 2 है। क्योंकि हमने दो स्मॉल बॉक्सेस को एक यूनिट कहा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये 1.5 होगा, तो 1.6 है तकरीबन। तकरीबन कितना है, ये 1.6 है। ये कितना है, तकरीबन 1.6 है एक्स के ऊपर। एक्स के ऊपर ये कितना पॉइंट है, 1.6 का होगा। और वाई पे कितना होगा, इसको भी चेक कर लीजिए। वाई पे देखो यहां पर आ रहा है, यानी कि 4 और 5 के दरमियान, तो तकरीबन 4.5 है वाई के ऊपर। वाई के ऊपर कितने हैं, तकरीबन 4.5। तो आप कैलकुलेटर के ऊपर जाओ, 1.6 लिखो। 1.6 लिखने पे आपको कैलकुलेटर पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 8 डिवाइडेड बाय 5। क्या मिल जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 5। और 4.5 अगर कैलकुलेटर पे आप जाकर लिखो डायरेक्टली, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 2। तो 9 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास ये वाई की पॉइंट आ गया। कैसे किया, देखो आपको जो तीसरा वाला पॉइंट है, ये भी तो हमारा एक कॉर्नर है ना फिजिबल रीजन का, तो इसकी वैल्यू चूंकि आपको डायरेक्टली कोई पॉइंट नहीं गिवन यहाँ पे, इसकी वैल्यू खुद से निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल एक्स के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सिंपल तरीके देखो कहां पर लाई कर रहे हैं, 1 और 2 के दरमियान। 1 और 2 का एग्जैक्टली आधा यहां पर हो रहा है, तो थोड़ा सा आ गया, इसका मतलब 1.6 हो गए। अच्छा, और y के ऊपर देखो, अगर इसके सामने जाऊंगा तो 4 और 5 के बिल्कुल दरमियान है। अगर आपने ग्राफ 100% परफेक्ट बनाया है तो आपके यही पॉइंट्स आ रहे होंगे, सही है ना भैया। ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो सकता है, मगर इतना ऊपर नीचे नहीं होगा। तो भाई ग्राफ के अंदर जो ये तीसरा वाला पॉइंट होगा, कभी इसे फाइंड करना पड़ जाता है फिजिबल कॉर्नर के अंदर, जो आप खुद से फाइंड करो, तो इसकी वैल्यू हल्की फुल्की तो आगे पीछे हो सकती है, मगर ज्यादा नहीं होगी। आपका यही वैल्यू आएगी जब आप ग्राफ पेपर पे इस तरीके से प्लॉट कर रहे होगे। इस तरीके से आपका क्या आ गया, सिंपल तरीके से आंसर आ गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी बच्चे को, कोई मसले की बात इसके अंदर, ये आपका सिंपल तरीके से आंसर आ गया। लोग कहते हैं भाई चैप्टर नंबर 9 मुश्किल है, ग्राफ का कॉन्सेप्ट छोड़ के चले जाना मुश्किल है। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है, इससे खूबसूरती तरीके से तुम्हें और कौन करवाएगा। बताओ भाई, इजी है कि इजी नहीं है। तमाम बच्चे अपने घरों पे बैठे हुए, मुझे मालूम है घर पे बैठ के सुन रहे हैं, मगर मुझे तुम्हारी आवाज मेरी समातों तक पहुंचनी चाहिए भाई। अगर मेरे शागिर्द हो तो मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं एनर्जेटिक वे में पढ़ाता हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पढ़ने पसंद करता है। तो भाई मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। खुद सोच के बताओ, इजी है कि इजी नहीं है। बेटा इजी नहीं है, इजी बनाया गया है, बनाया गया है। चैप्टर नंबर 9 अक्सर टीचर्स छोड़ के जा रहे हैं, आपके कोचिंग के टीचर्स ने भी नहीं करवाया होगा। अगर मैं आपको इतनी मेहनत से करवा रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपको पेपर के अंदर कोशिश करनी है कि ग्राफ का क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करो, बट अगर करना पड़ता है तो देखो मैंने कितनी तरीके से आपको समझाया, आप इजीली कर सकते हो और आप पूरे नंबर ले सकते हो इसके अंदर। वो जो टीचर्स कहते हैं ना कि पूरे नंबर नहीं मिलते ग्राफ के अंदर, वो इसीलिए कहते हैं कि भाई बच्चे को बेसिक बातें नहीं मालूम होती, वो स्केलिंग नहीं करता, वो तरीके से डिफाइन नहीं
करता चीजों को, तो लास्ट में रिजल्ट भी लाजमी लिखना होता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताना भूल गया, एक्सरसाइज 9.1 में मैंने आपको बताया था, लास्ट में काइंडली अपनी जो थ्योरेटिकल पेपर होगा उसमें रिजल्ट लिखोगे। हमेशा याद रखिएगा थ्योरी वाला काम अपने आप बोर्ड की कॉपी पे करोगे, और ग्राफ पेपर खाली अपना डिफाइन करोगे ग्राफ पेपर के ऊपर, तो लास्ट में अपना रिजल्ट लिख दोगे आप। हेंस द फिजिबल कॉर्नर्स आर, आप सिंपल तरीके से रिजल्ट में क्या लिखोगे, हेंस द फिजिबल कॉर्नर्स आर, और इन तीनों पॉइंट्स की वैल्यूज को ताड़ दोगे। सिंपल था, देखो बेसिक इंग्लिश में रिजल्ट लिखा जाता है। इंग्लिश एक तो पता नहीं, इंग्लिश लिखते हुए बहुत से बच्चों को मौत आ जाती है। भाई इंग्लिश सबसे आसान होती है। अक्सर जो बच्चा मैथ्स से अपने नंबर कटाते हैं ना, इसलिए कटाते हो बेसिक जुमले नहीं लिखता इंग्लिश के। तो आपने बेसिक बातें लिखनी है, इंशाल्लाह आप इजीली कवर अप कर सकते हो उस चीज को। तो यहीं पे आज की क्लास को बस फिर एंड करेंगे, अपने मंदिर के अंजाम पे पहुंचाएंगे। तो आज की हमारी क्लास अपने मंदिर के अंजाम पे इसी लेक्चर के ऊपर, इसी क्वेश्चन के ऊपर एंड होगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों कर लिया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मंतकी अंजाम पे पहुंच चुका है। तो आपने करना है क्या, इसकी प्रैक्टिस करनी है लाजमी तौर पे। एक चीज जो मैं हमेशा अपने शागिर्दों को कहता हूं कि मेरे प्यारे शागिर्दों, जो भी एक्सरसाइज आप मुझसे पढ़ रहे हो, खुदारा खुदारा उस एक्सरसाइज को सिर्फ पढ़ना नहीं है बेटा। वीडियो देख के अचार नहीं डालोगे, वीडियो देख के बच्चे नहीं दोगे भाई। वीडियो देखने के बाद आपने करना यह कि हफ्ते और इतवार वाले दिन कोशिश करनी है उस पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करो। मैं हमेशा अपने शागिर्दों को कहता हूं भी, बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं कि सर आपसे पढ़ लिया मगर पेपर के अंदर नंबर अगर नहीं आए तो क्या करें, या नंबर कैसे अच्छे आएंगे। तो भाई नंबर अच्छे लाने का तरीका और लोग ये बात नहीं बताएंगे, और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि देखो एक्सरसाइज जब आपने पूरी समझ ली मुझसे, तो खुदारा कोशिश करो उस हफ्ते और इतवार वाले दिन उस चैप्टर की जितनी एक्सरसाइजेस मैं करवा चुका हूं, जितनी एक्सरसाइजेस आप कर चुके हो, उस पूरे चैप्टर को बैठ के आप रिवाइज करो। क्योंकि बेटा जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो मैथ्स में सिर्फ समझना नहीं होता। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं हमारी क्लासेस के अंदर, हम एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, नस का बैच हो, आईबीए का बैच हो, एनईटी का बैच हो, या फर्स्ट सेकंडरी का बैच हो, भाई जाहिर सी बात है उसी क्लास के अंदर एक बच्चा पोजीशन होल्डर भी होगा, 92% वाला भी होगा, और उसी क्लास में कोई डफर फेलियर भी होगा। तो दोनों बच्चों को लेक्चर तो एक ही मिलता है, मगर दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या होता है कि एक बच्चा प्रैक्टिस करता है और एक बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता। तो रिमेंबर दिस थिंग, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस का नाम है। आपने जो भी एक्सरसाइज पढ़ी है, कोई भी एक्सरसाइज आपने पढ़ी है, खुदारा उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए। एक तो उसी दिन प्रैक्टिस करिए एक्सरसाइज की, और कंप्लीट चैप्टर की प्रैक्टिस करो सैटरडे संडे वाले दिन। देखो मैथ्स एक ऐसी चीज है कि अगर आप नींद के अंदर भी थोड़ा हो, अगर आप थके हुए भी हो, आपने सुबह फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर लिए, केमिस्ट्री कर ली, उर्दू कर ली, इस्लामियात कर ली, पीएचडी कर ली, कुछ भी कर लिया, आप थके हुए हो, बोलने की हिम्मत नहीं है, तो मैथ्स एक ऐसी चीज है कि आप आराम से उसका रजिस्टर निकाल के, आराम से अपनी प्रैक्टिस कॉपी निकाल कर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स में बोलना नहीं पड़ता। मैथ्स को आप हैंड फ्री लगा के भी कर सकते हो। आप कौन ही आयत सुन लीजिए, आप कोई भी चीज सुन लीजिए हल्की सी म्यूजिक के ऊपर, आप कुछ भी कर सकते हैं। कुरानी आयत ऑब्वियसली ज्यादा वो है काबिले एहतराम है, तो आप उसको सुनते हुए भी कर सकते हैं। मैं इसको, मैं खुद ये काम करता था अपने जमाने में, मैं आज भी करता हूँ। यूनिवर्सिटी लेवल को जब करना पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ग्रेजुएट हो गया, और मास्टर लेवल के ऊपर आज भी काम करता हूँ। द पॉइंट इज डेट कि भाई प्रैक्टिस लाजमी करो। आप हफ्ते में एक दिन लाजमी रखो प्रैक्टिस करने का, जो एक्सरसाइज आपने पढ़ ली है उन एक्सरसाइज उस चैप्टर को लाजमी प्रैक्टिस करो। और फिर महीने में एक दिन ऐसा रखो, पूरे मंथ के अंदर एक दिन ऐसा रखो, जितने चैप्टर्स आपने कर लिए उन तमाम चैप्टर्स की प्रैक्टिस एक साथ करो। जितने चैप्टर्स आपने पढ़ लिए उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस एक साथ करो। बेटा ये जो मेरी बात है ना, ये मेरी जो ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, उसके पीछे रीजन है। बेटा बोर्ड के पेपर से, बोर्ड का जो आपका फाइनल पेपर होगा ना, उससे पहले सिर्फ एक दिन का बहुत दफा गैप मिलता है। अब एक दिन का जिन बच्चों को गैप मिलता है ना, आधे बच्चे तो बेहोश हो जाते हैं कि सर इतनी बड़ी मैथ्स की किताब है, एक दिन में प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अबे नालायक, सारे बच्चे करते हैं। अगर तुमने प्रैक्टिस करी होती तुम एक दिन में क्या आधे दिन में प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे, उसके तरीकेकार यही है कि भाई जो एक्सरसाइज अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश करें उस चैप्टर की तमाम एक्सरसाइज पहले सैटरडे संडे वाले दिन प्रैक्टिस कर लें। फिर महीने में एक दिन ऐसा रखें कि जब आप तमाम चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपने चैप्टर में 1 पढ़ ली है, आपने 2 पढ़ ली है, आपने 4 पढ़ ली है, आपने 5 पढ़ ली, लेट्स सपोज बात समझते हैं, आपने 4 चैप्टर्स अभी तक पढ़ लिए हैं। हफ्ते में या महीने में एक दिन ऐसा रखो जब आप इन चारों प्रैक्टिस को सुबह 9 बजे आप बैठो और रात के 12 बजे आप उठो, और इन 9 से 12 के दरमियान आप इन पांचों के पांचों या चारों के चारों चैप्टर्स को रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो। फिर एक दिन रखो कि 9 10 11 12 13 इन ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। फिर एक दिन आप रखो 6 7 8 की प्रैक्टिस कर लो। इससे होगा क्या कि आप एक साथ आहिस्ता आहिस्ता, आपके ऊपर जब बर्डन ज्यादा आता रहेगा तो आप कम टाइम में ज्यादा चीजों की प्रैक्टिस करते रहोगे। और इवेंचुअली आप जब बोर्ड का पेपर होगा तो उससे पहले मेरा बेटा बहुत दफा सिर्फ एक दिन का टाइम मिलता है। कि लेट सपोज मैं अपने जमाने की बात बताऊं तो केमिस्ट्री का पेपर था मेरा एक दिन, और उससे एक दिन के बाद फोन बोर्ड का पेपर था, तो मैथ्स का पेपर था, तो एक दिन का खाली टाइम होता है। तो आपने उसमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, इसी पैटर्न के ऊपर करनी है। तो यहीं बस क्लास को ऑफ करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से रहेंगे। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका निगहबान, आपका एक अच्छा टीचर, आपका एक अच्छा बड़ा भाई। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशम जिया साइनिंग ऑफ।